Assalamu alaikum students. I hope you all are well. Welcome to our third week and lecture number 1. Today we are going to start our chapter number 17 about microorganisms and biotechnology. First thing first, what are microorganisms? Microorganisms हम हर उस organism को बोलते हैं that we cannot see through our naked eye. हम अपनी इस आंख से डायरेक्ट नहीं देख सकते. So we need some aid to see them. और aid क्या हो सकती है? Using microscope. So first point, microorganisms वो organisms हैं जिन्हें हम through naked eye नहीं देख सकते. So we need microscope to see them. And when it comes to biotechnology, bio means life and technology. It all revolves around the technological uses in the life to make different useful products for us. Technically, अगर मैं बात करूं जिस तरह इंसुलिन है, तो इंसुलिन यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी हम बना रहे हैं, डिफरेंट मेडिसिन बना रहे हैं, डिफरेंट फूड्स हम अगर हम फूड इंडस्ट्री में आते हैं, ब्रेड है, चीज है, तो ये सब चीजें यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम यूजफुल बनाते हैं यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी हमारे लिए. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वैसे भी यूजफुल हैं. देयर आर अ लॉट नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे लिए फायदेमंद है. बहुत सारे ऐसे भी हैं जो डिजीज कॉज करते हैं. इवन हमारे गट में इकोलाई बैक्टीरिया है जो हमें विटामिन B12 प्रोड्यूस करके देता है. लेकिन अगर यही बैक्टीरिया क्वांटिटी में ज्यादा हो जाए तो डायरिया कॉज करेगा. ओके, जब बात है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात, तो अर्थ पे तकरीबन 60% लाइफ जो है इट इज अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. बाकी की 40% में हम कहीं आते हैं. तो 60% लाइफ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में. ये क्वांटिटी बनती है तकरीबन 2 to 3 बिलियन स्पीशीज. डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसमें अगर आप देखो वायरसेस हैं तो वायरसेस की हंड्रेड्स ऑफ कैटेगरीज हैं, बैक्टीरिया की हंड्रेड्स ऑफ कैटेगरीज हैं, एंड सो ऑन. उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग वन कि हम इनके बगैर नहीं रह सकते. अगर सिर्फ इन 60% माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म कर दिया जाए तो ओशन में फूड नहीं रहेगा, प्रॉपर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकेगा, प्लांट्स अपनी न्यूट्रिशन नहीं लेंगे. तो आपको पता है इवेंचुअली हम अपनी फूड कहां से ले रहे होते हैं? प्लांट से. सन से प्लांट्स अब्सॉर्ब करते हैं एनर्जी को, उस एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं और डिफरेंट एनिमल्स यूटिलाइज कर रहे होते हैं. सो टेक्निकली वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट थिंग, देयर आर 6 मेन ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और वो 6 ग्रुप्स कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड आर्की. जो हमने अपने कंटेंट में पढ़ना है वो फर्स्ट 3 ही हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई. इन तीनों का नाम आपने ऑलरेडी सुना है. एल्गी का भी नाम सुना हुआ है. प्रोटोजोआस एंड एल्गी आर 2 डिफरेंट थिंग्स व्हिच आर आउट ऑफ योर कोर्स. ओके, व्हेन इट कम्स टू अकरेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो ये माइक्रोब्स अकरेंस में तकरीबन हर जगह पाए जाते हैं. इवन इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन माई हैंड्स, ऑन माई मार्कर, हमारी फूड के ऊपर, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिजीज कॉज कर रहे हैं या कोई फायदा पहुंचा रहे हैं. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तकरीबन हर जगह प्रेजेंट है. उसके बाद ऑन द सर्फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, अच्छा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, आइदर दे आर यूजफुल और हार्मफुल. अगर हम एक स्पेक्ट्रम बनाएं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या ज्यादा यूजफुल हैं या ज्यादा हार्मफुल हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है. सो दैट्स व्हाई वो ज्यादा यूजफुल हैं. हार्मफुल एस्पेक्ट्स कुछ हैं, और हार्मफुल एस्पेक्ट्स भी उस वक्त जब उन्हें कहीं पे कहीं रीजनेबल इन्वायरमेंट मिलता है, देन दे ग्रो और फिर वो हार्म कॉज करते हैं. हमारे इस चैप्टर के स्टार्ट में लुइस पैस्चर एक साइंटिस्ट का जिक्र है, और एक थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन है व्हिच इज डेफिनेटली नॉट इन योर कोर्स, लेकिन आपको समझने के लिए अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिस इज इंपॉर्टेंट. थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या थी? पुराना बिलीफ ये था कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं किसी भी नॉन लिविंग थिंग से अराइज करते हैं. टेक्निकली जब हम साइंस में, स्पेशली बायोलॉजी में बात करते हैं, हम जब कोई स्टेटमेंट कहते हैं, सो वी हैव टू प्रूव दैट स्टेटमेंट. सो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन प्रूव नहीं हुई थी बिकॉज कि कोई भी लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग से अराइज नहीं कर सकती. जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो लिविंग थिंग से ही अराइज करती हैं. सो जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर आप दूध को बाहर खुला छोड़ दोगे रात में तो वो सुबह तक खराब हो जाएगा. हाँ, अगर आप उसे एयर टाइट कर देते हैं बॉयल करके, जिसे हम पेस्चराइजेशन भी यूजुअली बोलते हैं, अगर आप उसे बॉयल करके एयर टाइट कर देते हो और उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री को रोक देते हो, तब वो खराब नहीं होगा. कोई भी फूड खराब तब होती है जब उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर वक्त प्रेजेंट है. यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ब्रेड का पीस रख देता हूँ तो वो विद इन
24 आवर उस पर फंजाई ग्रो कर जाएंगे, बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे, बिकॉज वो हर वक्त इन्वायरमेंट में मौजूद हैं और वो उस पर लैंड करेंगे, उस पर फीड करेंगे। लेट्स सपोज इफ दिस इज द ब्रेड, तो वो इस पे लैंड कर रहे हैं, दिस इज द बैक्टीरिया, और वो इस पे फीड कर रहे हैं, और फीड करते हैं तो वो ग्रो करते हैं। सो टेक्निकली इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी फूड चाहिए ग्रो करने के लिए। जब उन्हें फूड मिलता है वो बड़े होते हैं। आपने देखा होगा ब्रेड्स को फंगस लगी होती है, वो ग्रीन कलर की या ब्लैक कलर की। सो वो टेक्निकली वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और वो इतने ज्यादा हो गए हैं कि वो अब हमें नजर आने लग गए हैं वहां पे। ओके, लुईस पैस्चर ने इस एक्सपेरिमेंट को, इस थ्योरी को रिपेल करने के लिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए। अब उसमें एक एक्सपेरिमेंट क्या था, उसने 2 फ्लास्क लिए, हमारे पास ये नजर आ रहे हैं हमको। एक फ्लास्क में उसने ग्रोथ मीडियम डाल दिया, यहां पे लिखा हुआ है ब्रोथ, BROTH, ब्रोथ, और एक होता है एगर जेल, AGAR कैपिटल्स में। ये 2 वो ग्रोथ मीडियम्स हैं जिनको हम यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए। और इनको क्यों यूज करते हैं, बिकॉज यहां इनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पीडीली ग्रो करते हैं। ओके, उसने क्या किया, ये 2 फ्लास्क नजर आ रहे हैं आपको, इसमें एक में ग्रोथ मीडियम ले लिया ब्रॉथ, और उसको ओपन रखा। सो विद इन फ्यू आवर्स, यू कैन से 24 आवर्स के बाद, इसके अंदर ये क्लाउडी सा स्ट्रक्चर नजर आने लग गया। क्लाउडी मींस कि वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर गए थे। नेक्स्ट उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया, एक और खुद से भी किया जा सकता है। इसने तो यहाँ पे एस शेप नेक बना दी ना इसकी, हम इसको क्लोज कर सकते हैं, इसको लिक्विड ब्रॉथ मीडियम को डाल के इसे बॉयल करके कि अंदर सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाए, देन इसे ऊपर से सील कर दिया जाए, और इसे जितनी देर तक मर्जी रखो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दोबारा ग्रो नहीं करेंगे। ओके, इसने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, इसने अगेन उस फ्लास्क में ब्रॉथ लिया, उसे बॉयल किया। बॉयल करने का मतलब है कि यहां से सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे। दूसरा ये कि जब बॉयल किया जाएगा तो यहां से स्टीम निकलेगी बाहर, ये स्टीम इन वॉल्स के ऊपर, इस एस शेप वॉल पे जाके अटैच हो जाएगी, और सारी एयर सब चीजें बाहर निकल जाएंगी। अब अगर आप इसे रखोगे 24 आवर्स या कुछ, एज कंपेयर टू दिस एक्सपेरिमेंट, इसमें ये वाला लिक्विड जो है वो क्लियर रहा फॉर अ लॉन्गर पीरियड। लॉन्गर पीरियड हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां से ये एस शेप नेक जो है वो ओपन है। होता क्या था, जब ये कूल डाउन हुआ, वापस बॉइलिंग में था, जब कूल डाउन हुआ तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने अंदर आने की कोशिश की। अब इसमें ऐसा नहीं है कि माइक्रो वो कोई बैक्टीरिया, यहाँ पे फूड पड़ी है, बैक्टीरिया कहता है भाई मैंने इसके पास जाना है, नो, दे फ्लोट अराउंड एवरीवेयर, तकरीबन हर जगह पे ही है। सो वो जब इसके अंदर एंटर होते हैं तो उसके एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, तो जो इसकी यहाँ पे मॉइस्ट लाइनिंग है वो वहां पे अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो उन्हें अंदर फ्लास्क के अंदर जाने के लिए प्रॉपर मीडियम नहीं मिल पाता। सो दे टेक टाइम कि वो उधर एंटर हो सके। दूसरा ये कि एक और भी उसने एक्सपेरिमेंट किया था जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, कि उसने यहाँ पे एक कॉटन स्वैब रख दिया। वो कॉटन स्वैब बैरियर था उनके लिए, जब तक वो वेट रहा तब तक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर नहीं आ सके। सो द पॉइंट इज, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन रॉन्ग है इन अ सेंस कि नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग अराइज कर रहे हैं। नो, हमेशा लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स अराइज करते हैं। किस तरह से, कि भाई बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इधर आएंगे, वो ग्रो करेंगे, देन ये क्लाउडी नजर आएगा हमें, क्लाउडी या व्हाइट, इस तरह से भी। इट मींस कि इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्वांटिटी बढ़ गई है। क्यों? बिकॉज देयर वाज अ फूड मीडियम, ग्रोथ मीडियम था उसके अंदर, जिसपे उन्होंने फीड किया और ग्रो कर गए। ओके, लास्ट थिंग ऑफ आवर लेक्चर टुडे इज वायरसेस। जो पहले माइक्रोब्स हम पढ़ने लगे हैं, दीज आर वायरसेस। पहली चीज हमने हमेशा सुना है, जैसे अभी हेपेटाइटिस सी का वायरस है या कॉन्गो वायरस है, देयर आर मेनी अदर वायरसेस। अब उसमें पहली चीज, जितने भी वायरसेस हैं दे आर डिजीज कॉजिंग, देयर आर ओनली फ्यू जो बेनिफिशियल वायरसेस हैं, और वो आपकी वर्कशीट में क्वेश्चन है, सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट कि बेनिफिशियल वायरसेस कौन कौन से हैं और उनके क्या क्या फायदे हैं। सेकेंड, ओनली कैन बी सीन थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हम अपने सिंपल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते इसको, सो वी नीड एक्स्ट्रा एफिशिएंट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिससे हम इनके स्ट्रक्चर को स्टडी करें। एंड बिलीव मी, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वैक्सीन प्रोड्यूस करने के लिए, कोई मेडिसिन प्रोड्यूस करने के लिए, वी नीड टू स्टडी इट्स स्ट्रक्चर, उनका रिप्रोडक्टिव बिहेवियर स्टडी करना पड़ता है, उनका न्यूट्रिशनल बिहेवियर स्टडी करना पड़ता है, वो ग्रो कैसे कर रहे हैं, कितना उनका लाइफ स्पैन है, कितनी देर तक किस चीज पे फीड कर रहे हैं, किस जगह पे उनके रिसेप्टर्स हैं, जस्ट लाइक जैसे कोरोना की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3 में, दे डू नॉट हैव प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म अगर आपको याद हो, इसमें न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म,
वायरसेस में प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, दे डोंट हैव अ न्यूक्लियस, दे डोंट हैव अ सेल मेम्ब्रेन और ना ही साइटोप्लाज्म है। उनके अंदर सिर्फ एक अंदर न्यूक्लियाई और बाहर एक आउटर प्रोटीन कोड होगा। ये 3 इमेजेस आपको नजर आ रही हैं जिनमें वायरसेस की, ये बाहर जिस तरह ये रॉड शेप वायरस है, तो बुक में इसका नेम लिखा हुआ है टोबैको मोजाइक वायरस। टोबैको प्लांट पे, तंबाकू का जो प्लांट होता है उसके ऊपर ये अटैक करता है और उसे खराब कर देता है एंड सो ऑन। तो एनीवेज इसकी वायरस का स्ट्रक्चर क्या है, रॉड शेप। इसकी जो बाहर वाली कोटिंग है इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन और अंदर सिर्फ एक न्यूक्लिक एसिड, दैट्स इट, कुछ नहीं। और नेक्स्ट आते हैं हमारे पास इन्फ्लुएंजा वायरस, वो राउंड होता है जस्ट लाइक कोरोना। कोरोना में तो यहाँ पे स्पाइक्स होते हैं ना, ऊपर क्राउन्स होते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंजा में ऐसा नहीं है। इन्फ्लुएंजा राउंड शेप वायरस है, बाहर इस तरह की ये सब प्रोटीन्स हैं और अंदर न्यूक्लिक एसिड। और लास्ट पे आता है जिसको हमने ज्यादा डिटेल में स्टडी करना है, बैक्टीरियोफेज वायरस। ये कॉमन टाइप ऑफ वायरस है जिसे स्टडी करवाया जाता है। ये बैक्टीरिया स्पेक करता है और ये बाहर इसका प्रोटीन कोड, आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसमें लेग्स हैं, ऊपर हेड नजर आ रहा है और अंदर है डीएनए या आरएनए व्हिच इज द न्यूक्लिक एसिड। अब ये करते सिंपली क्या है कि किसी भी बैक्टीरिया पे, लेट्स सपोज दिस इज द बैक्टीरिया, ये वायरस खुद से नहीं आएगा, इट रैंडमली मूव्स बॉडी के बाहर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी के बाहर वायरसेस नॉन लिविंग है और जब वो बॉडी में एंटर हो जाते हैं सो दे आर लिविंग। और बॉडी में ये कॉन्शियसली एंटर नहीं होते, ये रैंडमली, जिस तरह मैंने बताया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर तरफ प्रेजेंट हैं, तो वो बॉडी पे कहीं से आएंगे ऐसे। अब लेट्स सपोज इफ दिस इज अ बैक्टीरिया, तो वायरस इसके ऊपर आके लैंड करता है, ये लेग्स इसके ऊपर आके बाइंड कर जाती हैं उसके ऊपर। मींस के वहां पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिस तरह हमारे पास टच रिसेप्टर्स है कि मैं टच कर रहा हूं मुझे फील हो रहा है। सो बैक्टीरिया के अंदर वो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं कि वो उसकी लेग्स जो हैं वो बाइंड कर जाती हैं। वो जैसे ही बाइंड करते हैं तो वो स्ट्रेच करके अपना ये न्यूक्लिक एसिड बैक्टीरिया में इंसर्ट कर देते हैं। एंड द टाइम कि जैसे ही वो न्यूक्लिक एसिड बैक्टीरिया में इंसर्ट होता है, वही न्यूक्लिक एसिड बैक्टीरिया के सेल को ओवरकम कर जाता है। किस तरह कि ये न्यूक्लिक एसिड बैक्टीरिया के न्यूक्लियस को ओवरटेक कर लेता है, मेन जो मशीनरी है उसको ओवरटेक करता है और अपनी मर्जी की प्रोटीन्स और अपनी प्रोडक्शन शुरू कर देता है। एंड दिस इज हाउ सब वायरसेस, ऑलमोस्ट उन सब का मोड ऑफ एक्शन यही होता है कि वो जब हमारी बॉडी में भी एंटर होते हैं, जस्ट लाइक इन्फ्लुएंजा वायरस है, तो वो हमारे सेल्स पे, हमारे इम्यून सिस्टम से बच के एक बड़ी आर्मी प्रोड्यूस कर लेता है एंड देन उसके बाद प्रॉपर अटैक करता है और हमें फिर सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, भाई खांसी हो रही है, रेशा आ रहा है, बुखार हो रहा है एंड सो ऑन। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो वायरसेस हैं दे हैव अ होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप। वो अपने होस्ट के ऊपर एज अ पैरासाइट एक्ट करते हैं और उसे नुकसान पहुंचाते हैं। इवेंचुअली अगर उसको ट्रीट ना किया जाए तो उसकी डेथ की वजह बन जाते हैं। एंड दिस वाज टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।